गुड मॉर्निंग सबके लिए। कैसे हैं? वॉइस आ रही है मेरी आप सबके पास? आवाज आ रही है ना? बताइए एक बार। ज्वाइन कर लें सभी लोग तुरंत प्रभाव से। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को लेकर के। विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे हम लोग, और विजयनगर साम्राज्य में कुछ बातें थी। हमने कल आपको बताया था कि बच्चों हम लोग तुलुप वंश जो है उसको कंप्लीट कर चुके थे, और तुलुप वंश से आगे आज हम लोग आरविडू वंश के बारे में बात करेंगे, जो कि 1570 से स्टैब्लिश होकर के और 1650 तक क्या था, शासन में रहा था। तो आइए, गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए नमस्कार। आरविडू वंश, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आरविडू वंश आरविडू वंश के बारे में अगर बातें करें तो 1570 से लेकर के और कब तक चला था, 1650 तक ये चला हुआ था। पंद्रह सौ सत्तर से और 1650 तक आरविडू वंश शासन में आया था। सबके लिए गुड मॉर्निंग। एक थोड़ी सी बात जिसको हम बैकग्राउंड में लेके चलेंगे। कल भी आपने देखा था, लास्ट जो वंश था वो तुलुप वंश था। रामराया सदाशिव राय के समय पर सत्ता में था, पावर में था, शासक सदाशिव राय हुआ करता था। रामराया का एक त्रिकूट था, रामराया, वेंकटाद्रि और तिरुमल, ये तीन भाई थे। आपने कल देखा था कि राक्षस तंगड़ी वाले युद्ध में रामराया का सर काट दिया गया था और उसके भाई वेंकटाद्रि की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तिरुमल बचा। 1565 में युद्ध हुआ था राक्षस तंगड़ी वाला। 1565 से लेकर के 1570 तक का जो 5 साल का समय है, उस समय में रामराया, और ये तो मर ही चुके थे, तिरुमल जो है चुपचाप देखता रहा और एक अच्छे मौके की तलाश में बैठा रहा था। तिरुमल ने क्या किया, टुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को पद से हटा करके, और वो स्वयं शासक बन गया था। क्या बन गया था? वो स्वयं शासक बन गया था। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी? 1570 की। 1570 में क्या हुआ? तिरुमल, यह रामराया का भाई था। इसने तुलुप वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि सही है या गलत है, सदाशिव राय को पद से हटाकर स्वयं राजा बन गया। किसकी बात की मैंने? तिरुमल की बात की। सभी के लिए नमस्कार, सबके लिए गुड मॉर्निंग, सबके लिए राधे राधे। तो ये स्वयं क्या बन जाता है? यहाँ पर राजा बन जाता है। अब राजा बनने के बाद इसने दो काम किए। पहला इसका काम क्या था? ये राजा बन गया, ठीक है। राजा बनने के बाद इसने आरविडू वंश की स्थापना की थी। आरविडू वंश की स्थापना की, और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम ये किया था। आपको याद होगा कि इनकी राजधानी पहले विजयनगर हुआ करती थी,
उस विजयनगर की जगह इसने अपनी राजधानी पेनुगोंडा को स्थापित किया था। इसने राजधानी पेनुगोंडा बनाई। राजधानी पेनुगोंडा स्थापित की। आरवीडू वंश की स्थापना करता है और राजधानी को पेनुगोंडा में स्थापित कर देता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का असफल प्रयास किया। चाहता था कि विजयनगर अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे, लेकिन विजयनगर अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर पाया। ये सब गुजरे दिनों की बात हो चुकी थी और ये व्यक्ति क्या है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ये सारी बातें आप लोगों को समझनी है। लिखिए इसको, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। देखिए, इसके बाद बीच में एक शासक आया जिसका नाम श्री रंग प्रथम था। इस शासक के बारे में कोई उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं होती है। बस इसने शांतिपूर्ण तरीके से 1572 से और 85 के बीच में 3 वर्ष का शासनकाल पूरा कर लिया था। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही और बीच में ये 3 वर्ष आकर के क्या करता है, शासन करके चला जाता है। वेंकट द्वितीय, इसके बाद अगला शासक आएगा श्रीरंगम प्रथम 1572 से 85 के बीच में अपना 3 वर्ष का शासनकाल बड़े शांतिपूर्वक तरीके से व्यतीत करके निकल लेता है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद वेंकट द्वितीय आता है। वेंकट द्वितीय पे बातें करेंगे तो 1586 से वो अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। अगला शासक कौन आएगा, वेंकट द्वितीय। आगे इसमें हम जिन शासकों की चर्चा करेंगे उनके नाम भी थोड़े से टफेस्ट रहेंगे और वो शासक जब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाएगा तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर कई नए छोटे छोटे राज्य पैदा होंगे। वो दक्षिण के राज्य होंगे, मुस्लिम राज्य होंगे और उन राजाओं के नाम आपसे कई बार एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो 1586 से लेकर के लगभग 1585-86 तक तो यही रहा था। फिर ये बना 1586 में। कब बना, 1586 में। और 1614 तक इस व्यक्ति ने शासन किया था। वेंकट द्वितीय के बारे में बात करें तो ये आरवीडू वंश का, या फिर आरवीडू वंश के बाद जब इसने शासन किया तो एक ऐसा अंतिम उल्लेखनीय शासक हो सकता है जिसका हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या था, विजयनगर साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य का और आरवीडू वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक रहेगा जिसके बारे में कुछ वर्णन यहां पर किया जा सकता है। इस व्यक्ति ने अपना मुख्यालय चंद्रगिरी को बनाया था। इस व्यक्ति ने अपना मुख्यालय कहां पर स्टेब्लिश किया, चंद्रगिरी नामक जगह पर इसने अपना मुख्यालय बनाया था। अब चंद्रगिरी में तो आपको पता होगा, ये 1614 तक की बातें अगर हम करते हैं तो यहाँ पर डच और पुर्तगीज आपको दिखाई देते हैं।
तो पूर्वी समुद्री जो तट था हमारे भारत का, उसी पर पड़ता है चंद्रगिरी। और यहाँ पर इसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजों के पुर्तगालियों के और डचों के पैर जमना शुरू हो चुके थे। तो इसके लिए इसके टाइम पर एक घटना और क्या है, इसके समय भारत में पुर्तगाली एवं डचों ने अपने पैर जमाना शुरू किया। भारत में इन्होंने अपने पैर जमाना शुरू किया था। इसके बाद की कहानी क्या है वो थोड़ी सी अपन डिस्कस करेंगे, आप इसको लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे उसका डायग्राम सेट करेंगे। जब ये शासन कर रहा है तो मैंने एक टाइमिंग दी है कि 1585 से 1614 के बीच में, लेकिन इससे पहले मैंने एक शासक ऊपर लिख रखा है श्री रंग प्रथम 1572 से 85 के बीच में। तो लगभग लगभग 1578 के आसपास क्या हुआ था, 1578 के आसपास श्री रंग प्रथम का ही साम्राज्य चल रहा है। तो इस टाइम पर 1578 में एक शासक था जो कि मतलब एक व्यक्ति था, शासक तो अभी कहीं नहीं था, बोडियार या ओडियार उसका नाम था। उस पर क्या था, पहले श्री रंगपट्टनम नाम की जो जगह है उस जगह की सूबेदारी हुआ करती थी। जब श्री रंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट हो गई, जब श्री रंगपट्टनम की सूबेदारी समाप्त हो गई, तो उस व्यक्ति ने उस जगह पर मैसूर नामक एक राज्य की स्थापना कर ली थी श्री रंग प्रथम के टाइम पर। तो मैसूर भी आगे चल के हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला पढ़ना ही है। तो मैसूर की बीज कहाँ से बोए गए थे, आपको उस क्लास में ये वाली क्लास जो है याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगले कॉन्सेप्ट पर समझिए। लगभग 1578 में और इस टाइम पर क्या था, लगभग 1578 में श्रीरंग प्रथम के समय, श्रीरंग प्रथम के समय क्या था, एक व्यक्ति था जिसे हम लोग ओडियार या वोडियार कहते हैं। इस व्यक्ति की श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट हो गई। जब इसकी सूबेदारी नष्ट हो गई तो उसने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उस राज्य का नाम मैसूर हुआ करता था। अब आपको याद रखना है कि मैसूर का प्रादुर्भाव किस तरीके से होता है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको रिवाइज करता हूं। लगभग इस टाइम पर शासनकाल जो है वो वेंकट द्वितीय का चल रहा है, लेकिन वेंकट द्वितीय के थोड़े से बैकग्राउंड में ले गया। 1578 के आसपास क्या था, त्रिरंग प्रथम शासक था। इसके समय ओडियार या वोडियार नाम का एक व्यक्ति था। उसने, जब वो पहले क्या है श्रीरंगपट्टनम में सूबेदार था, जब इसकी सूबेदारी नष्ट हो गई, श्रीरंगपट्टनम विजयनगर क्या है थोड़ा सा पूरे तरीके से खत्म ही हो लिया था। उसके बाद क्या हुआ, इसने एक स्वतंत्र राज्य मैसूर की स्थापना कर ली थी। अब क्या हुआ, जब इसने मैसूर की स्थापना कर ली, इसके तहत मैसूर, इसके तहत मजबूरी में ये जो राजा था वेंकट द्वितीय, इसके तहत मजबूरी में इस वेंकट द्वितीय को मान्यता देनी पड़ी। किसको, इस मैसूर के इस स्वतंत्र राज्य को इसके लिए मान्यता देनी पड़ी थी।
और इसके साथ ही मैसूर का जो राजा था, साथ ही ओडियार को, ओडियार या वोडियार राजा की उपाधि दी। अब याद रखना, ये घटना श्री रंग प्रथम के टाइम की है, लेकिन इसको राजा की उपाधि देता है कौन? ये व्यक्ति वेंकट द्वितीय, और वेंकट द्वितीय ने ही इसको मान्यता दी थी। इसके टाइम पर तो ये स्टैब्लिश हो गया था मैसूर, और मैसूर में वोडियार वंश आप लोग पढ़ते ही हैं, शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, जिसको मैंने दो तरीके से आपको समझाया है कि ओडियार या वोडियार वंश। लिखिए फटाफट से। इसके बाद मैसूर राज्य अपने अस्तित्व में आ चुका है। कुछ एक और शासक हुए थे, लेकिन वो बहुत काम के नहीं थे। जैसे अन्य शासकों में बात करें, जो कि आरबीडू वंश के ही शासक रहेंगे, तो इनके बाद फर्स्ट तो क्या डालेंगे इसमें, इसके बाद जो शासक हुए उसमें श्री रंग द्वितीय आया। श्री रंग द्वितीय के बाद में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था रामदेव राय। रामदेव राय के बाद में एक व्यक्ति आया था वेंकट तृतीय, और वेंकट तृतीय के बाद में एक व्यक्ति और आया था जो कि श्री रंग तृतीय हुआ करता था। इसका नाम क्या था? श्री रंग तृतीय। ठीक है। अब श्री रंग द्वितीय, श्री रंग प्रथम, श्री रंग तृतीय तीन हो गए, तो इसकी जो टाइमिंग थी वो लगभग 1614 थी। ठीक है। इसके बाद में 1614 से 30 तक इस व्यक्ति ने शासन किया था। 1614 से 1630 तक इसने शासन किया था। 1630 से लेकर के और 1642 तक इस व्यक्ति ने शासन किया था। श्री रंग तृतीय आरबीडू वंश का अंतिम शासक रहेगा, जो कि 1650 तक शासन करेगा। 1642 से लेकर के 1650 तक रहेगा, और आरबीडू वंश का अंतिम शासक कहेंगे इसको। किसी भी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सारी चीजों का आप लोग तैयार करके रहिएगा। ठीक है। मैटर लिखिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। तो स्थितियों को आप देख रहे हैं। परवर्ती जो विजयनगर के शासक थे, उत्तरवर्ती जो विजयनगर के शासक थे, उन शासकों के टाइम पर विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व जो है, लिख लो आप, मैं साइड हो जाता हूं, अस्तित्व जो है उनका वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। और साम्राज्य का जो भाग था उसमें क्या था? उत्तरी भाग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, और दक्षिणी भाग पर कुछ राज्य आपको दिखाई देते हैं, जिसमें मदुरई दिखाई देगा, तंजौर दिखाई देगा और मैसूर दिखाई देगा। इन राज्यों के शासकों ने अधिकार कर लिया। देखो रिपीट कर देता हूं मैं, कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं। हम लोग आरबीडू वंश पढ़ेंगे आज से। आरबीडू वंश 1570 से 1650 तक चलेगा। 1570 में तिरुमल नाम का व्यक्ति, जो कि राम राया का भाई था, इसने तुलुप वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को पद से हटा करके स्वयं ये राजा बन गया। दो महत्वपूर्ण काम थे। आरबीडू वंश की स्थापना की इसने, और राजधानी को पेनुगोंडा स्थापित कर दिया। इसने अपने समय पर विजयनगर साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल प्रयास था। बीच में 1572 से 85 तक एक शासक आया था, श्री रंग प्रथम। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि इस रंग प्रथम की नहीं हुआ करती थी। रंग प्रथम के बाद 1585 में वेंकट द्वितीय शासक बन गया। विजयनगर में आरविडू वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक वेंकट द्वितीय हो सकता है।
कहा जा सकता है कि इसने कुछ अच्छे कार्य किए थे। इसने अपना मुख्यालय चंद्रगिरी में बनाया और इसके समय भारत में पुर्तगाली और डचों ने अपने पैर जमाना शुरू किया था। लगभग 1578 में श्रीरंग प्रथम के समय ओडियार या वोडियार नाम के व्यक्ति ने, जो पहले कभी श्रीरंगपट्टनम का सूबेदार हुआ करता था, जब इसकी ये सूबेदारी नष्ट हो गई, तो इसके नष्ट होने पर इसने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उस राज्य का नाम मैसूर था। इसके तहत मजबूरी में मैसूर की स्वतंत्रता या स्थापना के तहत मजबूरी में वेंकट द्वितीय को मान्यता देनी पड़ी स्वतंत्र राज्य को, और साथ ही इस ओडियार और वोडियार को राजा की उपाधि दी किसने? वेंकट द्वितीय ने। इसके अलावा अन्य शासकों में श्री रंग द्वितीय 1614, रामदेव राय 1614 से 30, वेंकट तृतीय 1630 से 42 और श्री रंग तृतीय 1642 से 50 आरवीडू वंश का अंतिम शासक था, और आरवीडू वंश यहाँ पर जाकर के समाप्त हो चुका है। हमने लगभग सारे ही वंश पढ़ लिए, 4-5 जितने भी वंश थे सारे वंशों के बारे में बात हो गई। अब कहानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य का जो वैभव था, वो वैभव पूरे तरीके से मिट्टी में मिल चुका था। अब विजयनगर विजयनगर नहीं रहा था। राजा कृष्णदेवराय के टाइम पर जो विजयनगर हुआ था, वो विजयनगर अब नहीं रहा। पूर्व के शासकों ने विजयनगर को जितनी ऊंचाइयां प्रदान की, उतना ही अब ये टुकड़ों में बढ़ चुका था। तो कहानी क्या हुई देखिए। विजयनगर आरवीडू वंश के समय आरवीडू वंश की समाप्ति तक पूर्ण रूपेण छिन्न भिन्न हो गया, और जब ये पूर्ण रूपेण छिन्न भिन्न हो गया, तो इसके उत्तर में मुसलमानों ने अधिकार कर लिया, और दक्षिण में तंजौर, मदुरै और मैसूर जैसे राज्यों ने अधिकार कर लिया। इस तरीके से एक हिंदू राज्य डिवाइड हो चुका है, और फिर अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। लिखिए फटाफट इसको। विजयनगर साम्राज्य के दक्षिणी अधिकारी उत्तराधिकारी जो हुए थे, इसमें सबसे पहले हम मदुरई की बात करें। मदुरै मदुरै में कौन कौन शासक हुए थे? एक व्यक्ति था विश्वनाथ नाम का। पहला शासक मदुरई में यह हुआ। लगभग 1529 से लेकर के 64 तक इसका साम्राज्य था। विश्वनाथ के बाद एक व्यक्ति आया था, इसका नाम था कृष्णप्पा प्रथम। इसका टाइमिंग 1564 से 72 था। इसके लिए विशेष बात यह है कि इसने राक्षस तंगड़ी युद्ध में भाग लिया था।
इसके लिए विशेष बात यह है, कृष्णप्पा प्रथम, इसने राक्षस तंगड़ी युद्ध में भाग लिया था। फिर वीरप्पा प्रथम आया 1572 से लेकर के 1595 तक, 95। वीरप्पा प्रथम के बाद मदुरई में एक शासन रहा था कृष्णप्पा द्वितीय। इसकी टाइमिंग मानी जाती है लगभग 1595 से 1601। ये जो वीरप्पा प्रथम नाम का व्यक्ति था, इसको वास्तुकला का महान संरक्षक माना जाता है। वास्तुकला का महान संरक्षक माना जाता है। कृष्णप्पा द्वितीय 1595 से 1601। फिर आया था मुत्तू कृष्णप्पा, मुत्तू कृष्णप्पा 1601 से लगभग 1609 तक शासन करेगा। सोलह सौ नौ के बाद, मुत्तू कृष्णप्पा के बाद आया था वीरप्पा द्वितीय। वीरप्पा द्वितीय के बारे में बात करें तो ये 1609 से लेकर के लगभग 23 तक रहेगा। और फिर तिरुमल नाम का एक शासक आएगा। तिरुमल की टाइमिंग 1623 से 1659 रहेगी। लिखिए इसको फटाफट से। और इसके बाद एक मीनाक्षी नाम का शासक आया था। ये 1636 तक, सॉरी 1736 तक अंतिम शासक रहा था। ये मदुरई के शासक हुए हैं जो विजयनगर के दक्षिणी अवशेषों पर पनपे हुए थे। लिख लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। देखिए इसके बाद तंजौर, तंजौर की अगर बातें की जाएं तो तंजौर लगभग 1532 में आया अस्तित्व में और 1675 तक अपने अस्तित्व में बना रहा था। 1675 में तंजौर का अस्तित्व समाप्त हो गया। और वहां पर क्या हुआ था, मराठा सेनानायक थे एकोजी, उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो 1532 में आपको दिखाई देता है एक व्यक्ति जिसका नाम था सेवप्पा। 1532 शासन आगे चलता रहा और 1675 में लगभग यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम था चेगा मलाडस। क्या था? चेगा मलाडस। ये अंतिम शासक था, चेगा मलाडस, ये अंतिम शासक था। और इसके समय तंजौर पर मराठा सेनानायक एकोजी द्वारा
अधिकार कर लिया गया। लिखिए फटाफट। तंजौर की कहानी इतनी सी थी। इसके बाद मैसूर के ओडियार या वाडियार वंश पे हम लोग बातें करेंगे और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। मैसूर की बातें करेंगे। ओडियार या वोडियार वंश, ओडियार या वोडियार वंश। सबसे पहले राजा वोडियार हुए थे यहां पर। वेंकट द्वितीय ने दी थी ना राजा की उपाधि, आपको बताया था आज ही मैंने। 1578 से 1600 के आसपास इनका शासन रहा। लगभग शासनकाल था 1617 के आसपास तक। कब तक का था? 1617 के आसपास। राजा वोडियार के बाद, आपके समझ में तो आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये क्या रामायण लिखा रहा हूं मैं? कुछ बैठ रहा है क्या दिमाग में? विजयनगर खत्म हो चुका है। प्रशासन पढ़ेंगे विजयनगर का अभी बहुत अच्छे तरीके से, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। विजयनगर के दक्षिणी अवशेषों पर 3 राज्यों ने अपना कब्जा बनाया था, मदुरई, तंजौर और मैसूर। तो मदुरई के शासकों की क्रोनोलॉजी लिखाई है, तंजौर के शासकों के बारे में बताया है जो भी इंपॉर्टेंट है, और अब मैसूर के शासक बता रहा हूं। बाद में मैसूर राज्य अलग पढ़ेंगे, तब इसकी कहानी पूरी समझ में आएगी। अब क्या था? राजा बुडियार आ गए थे यहां पर। ठीक है। अब भाई याद करने के लिए तो यार पढ़ना ही पड़ेगा अनिल जी, इसके लिए तो कोई ऐसा मेरे पास ट्रिक नहीं है। एक शब्द बनाया दुनिया में जिसका नाम है मेहनत, और इसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज विफल हो जाती है और ईश्वर तक इसके आगे घुटने टेक सकता है। बस टिकवाने वाला चाहिए। ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है दुनिया में, कोई टारगेट बड़ा नहीं होता। ये मैसूर राज्य के संस्थापक थे। मैसूर राज्य के संस्थापक हुआ करते थे राजा वोडियार के बाद चामराज वोडियार थे। मैसूर राज्य के बाद चामराज वोडियार आए। तो चामराज वोडियार के बारे में बात करेंगे। 1617 से 37 तक रहे थे ये। 1617 से 37 तक रहे थे। और चामराज वोडियार के बाद में फिर नरराज ने शासन किया। 1638 से 59 इनका माना गया है। नरराज के बाद में चिक्कराज, सॉरी, चिक्कराज नहीं था, चिक्कराज बाद में आएगा, चिक्काराज आया वो तो। चिक्कदेव था। इसका था लगभग आपका 1672 से लेकर के 1704 के बीच में शासन। फिर बात करेंगे चिक्कदेव के बाद चिक्क कृष्णराज। चिक्क कृष्णराज की बात करें तो 1731 से और 61 तक इसका शासन रहेगा। इसके बाद मैसूर में क्या हुआ था? जब ये चिक्कराज शासन कर रहा था तो इसके टाइम पर शासन की जो वास्तविक शक्ति थी वो इसके प्रधानमंत्री के हाथ में हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नंजा राज था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? नंजा राज था। और शक्ति जो है वो इसके प्रधानमंत्री नंजा राज के हाथ में थी।
दूसरा जो कंसेप्ट निकल के आता है, जब शक्ति प्रधानमंत्री नंजाराज के हाथ में थी चिक्का कृष्णराज के टाइम पर, तो उसी टाइम पर 1761 में हैदर अली ने क्या किया था, मैसूर पर अधिकार कर लिया था। 1761 में हैदर अली ने मैसूर पर अधिकार कर लिया। साउथ का कोई बच्चा जब एग्जाम देता होगा तो उसको ये सब डिटेल में पढ़ने होते होंगे। हमें केवल हैदर अली से आगे की कहानी पढ़नी है। बाकी ये केवल और केवल इसके अवशेषों पर पनप गए। किसके अवशेषों पर? विजयनगर के अवशेषों पर। ठीक है ना? चलिए, तुम लोग यार फालतू की मतलब बातें मत किया करो, मेरा गुस्सा मत दिलाया करो। तुम पता है मैं 10 बजे क्लास लेता था डेली। एक दिन क्लास 11 बजे गई थी, टेक्निकल इश्यू था। बाकी तो 10:30 रोजाना क्लास होती है। तो 10:30 से अंदाजा लगा लो कि कितनी देर हो गई क्लास को। और जिसको भी लेट क्लास ज्वाइन करने के लिए मिलती है ना, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है ना, तो 7 स्लाइड्स हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? जहाँ पे मैंने एरो बनाया वहां पे कुछ दिख रहा है? तो 7 नंबर की स्लाइड हो गई। ठीक है? तो स्वाभाविक सी बात है, अंदाजा लगा लिया करो। एक व्यक्ति आकर के पूछता है, 10 व्यक्ति उसको जवाब देने के लिए चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा जो स्टार्ट होगा आज। अब बच्चों, हम लोग विजयनगर का प्रशासन पढ़ेंगे और विजयनगर का प्रशासन बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। विजयनगर कालीन प्रशासन, विजयनगर कालीन प्रशासन की स्थिति क्या थी, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है? विजयनगर कालीन प्रशासन, बताइए मुझे। अराजकता थी 59 से 72 के टाइम में, बेटा कोई नहीं था, है ना? कोई नहीं था। अराजकता फैली रहती है ऐसी जगह पर। कोई शासक होता तो उसका जिक्र हम जरूर करते। विजयनगर कालीन प्रशासन की बातें करें तो देखिए, विजयनगर कालीन जो प्रशासन है, तो विजयनगर काल में जो प्रशासन था उसकी जो जड़ थी, वो जड़ भारत में जो पूर्व काल से प्रशासन चला आ रहा था उसकी जड़ें विद्यमान थी। भारत में जो पूर्व काल से, पूर्व काल का मतलब मौर्य साम्राज्य सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। मौर्यों के टाइम पे भी हमें संगम वंश वगैरह पढ़ने, उधर भी दक्षिण का टच था मौर्यों के टाइम पे। बोलो, था या नहीं था? तो उसी तरीके की परंपराएं, उसी तरीके की मंत्री परिषद होना, उसी तरीके से राजा का निर्वहन, मतलब राजा को अपने पद का निर्वहन करना, जनता के प्रति उदार रहना, निरंकुश ना होना, इस तरीके के कंसेप्ट विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में दिखाई देते हैं। आपको विजयनगर साम्राज्य था सल्तनत काल का, लेकिन सल्तनत काल जैसे निरंकुश राजा के लक्षण विजयनगर के राजाओं में दिखाई नहीं देंगे। वो अपनी जनता के प्रति लापरवाह नहीं थे, वो अपनी जनता के प्रति उदार थे, अपनी जनता के प्रति केयरफुली थे, केयरलेस नहीं थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। शासन केंद्र में था, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आप मौर्य काल देखेंगे, मौर्य काल में राजा होता था, राजा के बाद युवराज को राज्यों का गवर्नर बनाया जाता था। युवराज उत्तराधिकारी भी होते थे। उसकी अनुपस्थिति में राजा को यह हक होता था कि वो किसी योग्य व्यक्ति को राजा बना सकता है। तो मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद के डिपार्टमेंट्स होते थे। ऐसी स्थितियां हमें मौर्य काल में दिखाई देती हैं। मौर्यों के बाद विजयनगर काल में यही परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर प्रशासन, थोड़ा सा लेखन करिए आप, इसमें लिख लीजिए। चलो मैं ही लिखा देता हूं। विजयनगर साम्राज्य
के प्रशासन की जड़ें भारत के पूर्व काल के प्रशासन में दिखाई देती हैं। भारत के पूर्व काल के प्रशासन में दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ सिद्धांत साम्राज्य की भलाई के लिए विजयनगर के राजाओं ने स्वयं विकसित किए। स्वयं विकसित किए इसी के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य में एक केंद्रीय प्रशासन गठित हुआ। एक केंद्रीय प्रशासन गठित हुआ। लिख लीजिए फटाफट धीरे धीरे। लगभग इस केंद्रीय प्रशासन की बदौलत ही विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो 200 सालों तक अपने वर्चस्व को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में एस्टैब्लिश करके रखे हुए थे। चलिए, केंद्रीय प्रशासन सम्राट या राजा, जिसे राय कहा जाता था, यह राय राज्य का सर्वोच्च प्रधान होता था। ये राय राज्य का क्या होता था? सर्वोच्च प्रधान होता था। और यह राय जोर देता था सप्तांग विचारधारा पर। सप्तांग विचारधारा मौर्य काल में विकसित थी, मौर्य काल की भांति। आप जानते हैं सप्तांग विचारधारा को मुझे यहां पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आई थिंक मैं नहीं समझता कि है। तो सम्राट या राजा, जिसे राय कहा जाता था, राज्य का सर्वोच्च प्रधान होता था। क्या होता था? राज्य का सर्वोच्च प्रधान होता था। और वो जोर देता था किस पर? सप्तांग सिद्धांत पर। अब सप्तांग विचारधारा जो होती है, इस सप्तांग विचारधारा में आप जानते हैं कि राजा ही सर्वोच्च होता है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपने इसको पढ़ा होगा, राजा ही सर्वोच्च होता है। तो मैंने अभी अभी आपको लिखाया कि प्राचीन भारत की भांति यहाँ पर भी आपको कुछ प्राचीन काल के प्रशासन की जड़ें विजयनगर साम्राज्य में स्टैब्लिश होती हुई दिखाई देती हैं। तो राजा ही सर्वोच्च होता था, ठीक है। और ये क्या करता था, इससे ये उम्मीद की जाती थी कि एक राजा अपने पद पर रहते हुए राज्य के सभी दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करेगा और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से क्या रखेगा, ख्याल रखेगा, अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखेगा। अब सिचुएशंस क्या थी, राजा ही सर्वोच्च होता था, ठीक है ना, राजा ही क्या होता था, सर्वोच्च होता था। इससे आशा की जाती थी कि प्रजा का पूर्ण रूपेण ध्यान रखे। राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका मंत्रियों और नायकों की होती थी। किनकी होती थी, मंत्रियों और नायकों की होती थी। राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका मंत्रियों और नायकों की होती थी। आपको याद होगा कि कृष्णदेव राय का जब राज्यारोहण हुआ था तो उसके टाइम पर उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था तिम्म, ठीक है, उसकी भूमिका थी। आपको याद होगा सदाशिव राय के टाइम पर राम राया रोल में था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि कृष्णदेव राय का प्रधानमंत्री कौन था, तिम्म, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और सेकंड नंबर पर हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय के टाइम पर इसका प्रधानमंत्री कौन था, राम राया। तो इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया था और उस भूमिका के माध्यम से इस तरीके की कहानी यहाँ पर दिखाई देती थी। तो राम राया का हाथ था। अब निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, लेकिन राजा के बाद राजा के बाद जो स्थान होता था प्रशासन में, वो स्थान युवराज का होता था। किसका होता था, वो स्थान युवराज का होता था। राजा के बाद जो स्थान होता था वो युवराज का होता था। अब युवराज के पद पर सामान्य तौर पर युवराज के पद पर सामान्य तौर पर कौन आता था, ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा जो लड़का होता था युवराज के तौर पर, सामान्य तौर पर, मतलब सामान्य तौर पर युवराज के पद पर कौन आता था, ज्येष्ठ पुत्र आता था। अब लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि उस राजा के कोई पुत्र ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राजकुल के यानी कि राज परिवार के किसी अन्य योग्य व्यक्ति को युवराज नियुक्त किया जाता था, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र होता था। अब सिचुएशंस क्या थी, अगर पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं है, ठीक है, तो क्या होता था, तो राजवंश के राजवंश के योग्य व्यक्ति को युवराज घोषित किया जाता था। क्या, युवराज घोषित करते थे। और अगर इस तरीके से किसी युवराज को घोषित किया गया है तो फिर उसका क्या करते थे, उसका अभिषेक कराया जाता था, ठीक है। घोषित करने के टाइम पर एक अभिषेक करना होता था और इस अभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक कहा जाता था। आप लिखिए फटाफट से, मैं एक फोन अटेंड
कर लेता हूं। भाई समझ में आ गई क्या बातें? एक बोर्ड पे काफी सारी रामायण लिख दी मैंने, दिमाग में आ गई क्या बातें? तो समझिए, केंद्र प्रशासन पढ़ रहे हैं। सम्राट या राजा, जिसे सामान्य तौर पर राय कहा जाता था, ये राज्य का सर्वोच्च प्रधान होता था और ये जोर देता था सप्तांग विचारधारा पर, मौर्य काल की भांति। सप्तांग विचारधारा में राजा ही सर्वोच्च होता है और ये खुद ऑलरेडी सर्वोच्च प्रधान है। इस राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे मंत्री और नायक, जैसे कि कृष्णदेव राय के टाइम पे तिम्मन ने निभाई थी, सदाशिव राय के टाइम पे प्रधानमंत्री इसने निभाई थी। और राजा सर्वोच्च होता है, लेकिन राजा से आशा की जाती थी कि तुम निरंकुश नहीं रहोगे, प्रजा का पूर्ण रूपेण क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। राजा के बाद फिर स्थान आता था युवराज का। युवराज सामान्य तौर पर ज्येष्ठ पुत्र होता था, लेकिन राजा के अगर पुत्र नहीं है तो राजवंश के ही किसी योग्य व्यक्ति को युवराज घोषित किया जाता था। अगर कोई युवराज घोषित हुआ है तो उसका अभिषेक कराया जाएगा। इसे युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। आ रहा है ना समझ में? यस, वेरी गुड। तो उसको युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। इसके अलावा आपको विजयनगर साम्राज्य में एक कंसेप्ट और दिखाई देता है। विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में संयुक्त शासन करने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। संयुक्त शासन किस किसने किया था? आपको याद होगा कि हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, दो बंधु थे, दोनों भाइयों ने एक साथ इस्टेब्लिश ही किया था इसको। उसके अलावा देवराय द्वितीय के टाइम पर एक विजयराय नाम का शासक और था, उसने कुछ टाइम देवराय द्वितीय के साथ शासन किया था मिलकर के। संयुक्त शासन के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे हरिहर और बुक्का। इन्होंने भी कुछ समय तक एक साथ शासन किया था। और दूसरा एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, देवराय द्वितीय के टाइम पर विजयराय कुछ समय तक इसके साथ शासक रहा था। तो दोनों बातें एक बार में यस यहां कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना? आगे बढ़े। 1436 से 1456, यस, वेरी गुड।
अब कहानी क्या थी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, इनकी राज परिषद या इनकी मंत्री परिषद। ये क्या था, राज परिषद या मंत्री परिषद? तो थी क्या? बिल्कुल थी। अब ये क्या थी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि भैया ये जो है सत्ता कुछ अलग तरीके की थी। विजयनगर साम्राज्य में राजा निरंकुश नहीं होता था, उसके निर्वाचन तक में मंत्रियों का और इनका बड़ा रोल रहता था। रहता था नहीं रहता था बताओ? तो उस निर्वाचन के रोल के बावजूद क्या होता था, सबसे बड़ा उदाहरण ये माना जा सकता है कि राजा अपने आप को प्रजा के प्रति उत्तरदायी समझता था। उसके पीछे रीजंस ये थे कि बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं थी, ग्रामीण संस्थाएं थी और व्यापारिक निगम इस बात में राजा को बाध्य करके रखते थे। संस्थाएं होती थी और बिना एक जन समूह की सपोर्ट के तो राजा खुद करेगा ही क्या। तो उसकी निरंकुशता में सबसे बड़े बाधक हुआ करते थे ये लोग। ऐसे ही इस निरंकुशता या इस बाधकता के आधार पर राजा कृष्णदेव राय ने जो ग्रंथ लिखा था अमुक्तमाल्यद, उसमें एक लाइन लिखी थी, उस लाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां से बात करता हूं, राज परिषद या मंत्री परिषद। सबसे पहले लिखेंगे राजा निरंकुश नहीं था, राजा की निरंकुशता में कुछ चीजें थीं जो बाधक थीं। राजा की निरंकुशता में बाधक तत्व क्या थे? जैसे ग्रामीण संस्थाएं मौजूद थीं, धार्मिक संस्थाएं मौजूद थीं, व्यापारिक निगम मौजूद थे, व्यापारिक निगम मौजूद थे। तो ये सब बाधक तत्व थे, अतः राजा निरंकुश नहीं था। अतः राजा निरंकुश नहीं था। अतः राजा कैसा था? निरंकुश नहीं था। अब राजा कृष्णदेव राय ने ऐसा लिखा है अमुक्तमाल्यद में। नेक्स्ट पेज ले लूं फटाफट? बताओ, लिख लिया हो तो आपने? ले लूं क्या? जल्दी लिखो तुरंत प्रभाव से। हाँ भाई बताओ। ओके। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद में लिखा है क्या कि एक मूर्धाभिषिक्त राजा को सदैव, एक शब्द लिया है इन्होंने, धर्मा को दृष्टि में, यानी धर्म को दृष्टि में रख करके शासन करना चाहिए। ये लाइन लिखी थी राजा कृष्णदेव राय ने कि एक विद्वान व्यक्ति वही है
जो हमेशा धर्म को दृष्टि में रख करके राज्य करता है। ठीक है ना? अब सुनिए, यहां पर हमने एक शब्द लिया था राज परिषद। इसकी तुलना इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल से की गई है। इसकी तुलना इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल से की गई है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। किससे की गई है? इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल से विजयनगर साम्राज्य के इसकी तुलना की गई है। किसकी? राज परिषद की तुलना की गई है। ठीक है ना? अब कहानी क्या थी? इस राज परिषद की मुख्य भूमिका होती थी। इसकी क्या होती थी? मुख्य भूमिका। इसकी मुख्य भूमिका किसमें होती थी? इसकी मुख्य भूमिका होती थी राजा की सत्ता को नियंत्रित करने में। राजा की सत्ता को नियंत्रित करने में। तो राजा की सत्ता को नियंत्रित करने में प्रिवी काउंसिल की मुख्य भूमिका होती थी और इसको राज परिषद की मुख्य भूमिका होती थी और इसको इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल के माध्यम से मतलब तुलना हमने की है। इसको इसके आधार पे मानते हैं। धर्मा का मतलब धर्म ही होता है। यस। कर्मा का मतलब कर्म होता है। ठीक है ना? अब इस राज परिषद में जो शामिल लोग होते थे, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते थे? तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते थे। इसमें नायक होते थे। इसमें सामंत शासक होते थे। इसमें विद्वान व्यक्ति होते थे। ठीक है ना? इसमें धर्माचार्य होते थे। इसमें विद्वान व्यक्ति होते थे। इसमें संगीतज्ञों को भी शामिल किया जाता था और इसमें विदेशी राजदूत भी शामिल होते थे। तो आपको लगता है ना राज परिषद की पावर है? इतने तरीके के लोग बन जाते थे और इतने तरीके के लोगों के बाद राजा की क्या हिम्मत कि राजा इन लोगों से अलग चला जाए। बताओ यश या नो, जा सकता है क्या? मैं राजा हूं तो फिर मैं तो नहीं जा सकता। तुम राजा हो तो तुम्हारी तुम जानो। क्या होता था? राज परिषद पढ़ रहे हैं। इसके अलावा राज परिषद क्या करती थी? राजा का राज्याभिषेक करती थी। क्या करती थी? राजा का अभिषेक करती थी और राज्य का प्रशासन चलाती थी। ये राज्य प्रशासन का सफल संचालन करती थी और इसी राज्य परिषद के माध्यम से राजा का अभिषेक किया जाता था और राजा महत्वपूर्ण मामलों में या राज्य के मामलों में इनकी सलाह लेता था। राजा राज्य की सभी नीतियां इस परिषद की सलाह से, राज परिषद की सलाह से निर्धारित करता था। राजा राज परिषद की सलाह से सभी नीतियां निर्धारित करता था। ये दो थी, आपको याद होगा, एक राज परिषद है ये, एक इसके अलावा मंत्री परिषद अलग थी। मंत्री परिषद अलग थी। मंत्री परिषद के बारे में भी बातें करेंगे। आगे बढ़े। देखिए,
मंत्री परिषद। अर्थशास्त्र में वर्णित मंत्री परिषद के समान थी। किसके समान थी? जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया है कि राजा को मतलब राजा के एक राज्य में मंत्री परिषद होगी जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत ही आती थी, तो वो इस तरीके की हुआ करती थी। अब इसमें क्या होता था, इस परिषद में सबसे पहले हम बात करें इस परिषद के बारे में, तो इस परिषद का जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रधान या महाप्रधानी, इस परिषद का प्रमुख होता था। ठीक है, इस परिषद में एक सभागार होता था। क्या होता था? इस परिषद में एक सभागार होता था जिसमें सभी व्यक्तियों की क्या होती थी? सभा होती थी। ठीक है ना? इसको क्या कहते थे? इसको हम लोग वेंकट विलास मंडप सभागार कहते थे। इसका नाम क्या था? वेंकट विलास मंडप सभागार। बात समझ में आ रही है? मंत्रिपरिषद थी, अर्थशास्त्र में वर्णित मंत्रिपरिषद के समान थी। प्रमुख अधिकारी प्रधान या महाप्रधानी कहलाता था। इसमें एक सभागार होता था जहां बैठक होती थी, और उसका जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम वेंकट विलास मंडप नामक सभागार होता था, इसको कहते थे। ठीक है, ये जो व्यक्ति था प्रधान या महाप्रधानी, इसकी स्थिति जो है, इसकी स्थिति प्रधानमंत्री के समान होती थी। किसके समान? पीएम के समान होती थी। ये कौन है? पीएम के समान है। याद रखना, विजयनगर प्रशासन का क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं जीवन में, ये वादा है मेरा आपसे। तो इसका जो महाप्रधानी जो है उसकी स्थिति कैसी होती थी? इसकी स्थिति होती थी प्रधानमंत्री के समान। और प्रधानमंत्री के समान होने के बाद इस व्यक्ति की स्थिति तो ये थी, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, तो याद रखना इसकी तुलना मराठाकालीन पेशवा से की गई है। इसकी तुलना मराठाकालीन पेशवा से की गई है। अब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि परीक्षा में अगर एग्जामिनर को मेरे नोट्स मिल जाएं तो क्या क्या पूछ सकता है। बताओ, पूछ सकता है ना? लेकिन आप फिर भी डिफीट नहीं खाओगे। तो इसकी तुलना मराठाकालीन पेशवा से की जाती थी। अब मंत्रिपरिषद थी, इसमें प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री भी हुआ करते थे। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें अन्य मंत्री भी हुआ करते थे। इसमें मंत्री, उपमंत्री, विभाग अध्यक्ष, एवं राजा के कुछ निकट संबंधी शामिल होते थे। प्रधानमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री के अलावा इसमें मंत्री, उपमंत्री होते थे, विभाग अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और राजा के कुछ निकट संबंधी होते थे। तो इस आधार पर संभवतया इस मंत्री परिषद में बीस सदस्य होते थे। लिखो फटाफट। संभवतया इस मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे? 20 सदस्य होते थे।
अब देखिए, इसके अलावा क्या कहानी थी इस मंत्रिपरिषद की? ये लगभग 20 सदस्य होते थे। ठीक है? एक चीज जो सबसे बढ़िया समझनी है कि इस मंत्रिपरिषद का इस प्रधानमंत्री के अलावा एक अध्यक्ष और होता था, उसको सभानायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसके अलावा इसका एक कौन होता था? अध्यक्ष होता था। और जो इसका अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्यक्ष जो होता था उसको सभानायक कहा जाता था। अब इस मंत्री परिषद में जो विद्वान लोग भाग ले सकते हैं, वो ये जो 20 सदस्य होते थे, इनके लिए भी कुछ शर्तें होती थी। विद्वान होना चाहिए, राजा का निकट संबंधी होना चाहिए, या राजनीति में निपुण होना चाहिए, और उम्र लगभग 50 से 70 वर्ष होना चाहिए। स्वास्थ्य सही होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, वही इसका सदस्य हो सकता था। इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित थी। योग्यताओं में फर्स्ट क्या था? 50 से 70 वर्ष की उम्र, विद्वान, राजनीति में निपुण, और स्वस्थ होना चाहिए। अब क्या था? एक सबसे बड़ी बात ये जो यहां निकल करके आती है, वो ये निकल करके आती है, नोट डाल के, कि मंत्री परिषद अधिकांश मामलों में राजा को सलाह देती थी, लेकिन राजा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। मराठा याद आ गए? अष्टप्रधान, अरे अष्टप्रधान थे ना, पेशवा सलाह लेगा। ठीक है, सॉरी, जो छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति सलाह लेगा, लेकिन क्या है, वो बाध्य नहीं है मानने के लिए। तो सेम पोजीशन जो है वो यहां पे हुआ करती थी। लिखो लिखो लिखो, जल्दी आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो, अब देखो अगला कंसेप्ट क्या कहता है। केंद्रीय प्रशासन में आपको दो चीजें दिखाई दे दी। हमने एक तो राज परिषद की बात कर ली, बोलो यस या नो, और एक मंत्री परिषद की बात कर ली। दोनों की बात हो गई ना? ढंग से हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कुछ और था। यस, एक तो शब्द दिखाई देता है दंड नायक, और एक शब्द दिखाई देता है कार्यकर्ता। ये दंड नायक और ये कार्यकर्ता का जो रिलेशन है, वो राज परिषद और मंत्री परिषद से नहीं था।
ठीक है ना। ये राज्य परिषद और मंत्री परिषद के अतिरिक्त, ठीक है, इन दोनों के अलावा उच्च अधिकारी थे। कौन है उच्च अधिकारी? दंडनायक है, और कौन है? कार्यकर्ता है। यह पद नहीं था, बल्कि विभिन्न अधिकारियों की श्रेणी थी। ये क्या थी? दंडनायक एक विभिन्न अधिकारियों की श्रेणी थी। एक विशेष प्रकार के अधिकारियों को दंडनायक कहा जाता था। ठीक है। और इसी तरीके से यह प्रशासकीय अधिकारी, यह प्रशासकीय अधिकारियों की श्रेणी थी। क्या थी? ये प्रशासकीय अधिकारियों की श्रेणी हुआ करती थी। विजयनगर एक विस्तृत साम्राज्य था। अतः केवल मंत्री परिषद एवं राज परिषद द्वारा शासन संभव नहीं था। इसलिए सचिवालय की स्थापना भी की गई। सचिवालय में अब विभिन्न प्रकार के विभाग डिवाइड हो जाएंगे और विभागों का बंटवारा हो जाएगा, और विभागों के बंटवारे के आधार पर कुछ अधिकारियों के भी नाम आ जाएंगे। सचिवालय स्थापित हुआ, लिख लो फटाफट से। सचिवालय विभिन्न विभाग इसके अंतर्गत आते थे, और विभिन्न विभागों के साथ साथ अगर हम बात करें तो सर्वनायक मुख्य सचिव होता था, जो कि सचिवालय का हेड होता था। ठीक है। इसके अलावा रायसम एक शब्द मिलता है, ये सचिव होता था। और एक दिखाई देता है हमें इसके अलावा इसमें कर्णिकम। क्या दिखाई देता है? कर्णिकम, ये अकाउंटेंट होता था। ये क्या होता था? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं? आपको नहीं लगता इतिहास के सारे एग्जाम्स हमारे इस बैच से ही कंप्लीट हो सकते हैं, अगर करने वाला चाहिए? ठीक है ना। यस। इसके अलावा
विभागों के अधिकारी विभागों के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा विभागों के अधिकारी विभागों के नाम से जाने जाते थे। जैसे कैसे, मतलब कोई भी व्यक्ति था, जैसे कोई गृह मंत्री है, गृह मंत्री को माननीय प्रधानम कहते थे। ठीक है, गृह मंत्री, इसको माननीय प्रधानम कहते थे। माननीय प्रधानम कहते थे। जैसे शाही मुद्रा रखने वाला व्यक्ति मुद्राकर्ता कहलाता था, और इसी प्रकार अन्य अधिकारी भी उनके डिपार्टमेंट से ही जाने जाते थे। ये जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, बताओगे क्या आप? अरे ये जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? ये केंद्रीय प्रशासन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन पे। बताइए फटाफट। बात आई क्या समझ में? चलें तो आज प्रांतीय प्रशासन पढ़े, आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो 5-7 मिनट की क्लास रह गई है, सेट हो गया माइंड में। तो कल पढ़ेंगे, बताओ। प्रांतीय प्रशासन क्या पढ़ना है? प्रांतीय प्रशासन कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है भाई? यस। आज की जो क्लास पढ़ी है आपने, आज 2.5 घंटे का मैटर पढ़ लिया आपने, क्योंकि आपने डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। बताओ, पढ़ा के नहीं पढ़ा? और समझ में आया कि नहीं आया? कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ? अब आप बार बार पहले बीच बीच में टोकते रहते हो तो फिर मजा नहीं आता ना। दिन में 3 बजे के आसपास फ्री रहना, कुछ डिस्कशन करेंगे। कल जो यूट्यूब पे बता रहे थे DSSB वाला, वैकेंसी आ रही है, कैसे इस नौकरी को अचीव किया जा सकता है। या तो 3 PM करेंगे ये सेशन पे बात, या 7 PM करेंगे इस सेशन पे बात। मेरे को टाइम मिल जाएगा तभी कर लेंगे, इनमें से कोई भी एक टाइम रहेगा। यूट्यूब पे स्ट्रीम लग जाएगी, आप डिस्कस करना मेरे साथ इसको लेकर के, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं संभवतः। अरे कोर्स क्यों नहीं दिख रहे यार? लाइव क्लास ले रहे हो, कोर्स कहाँ चला गया तुम्हारा फिर बताओ? तुमने अपने दिमाग को कहीं किराए पे दे दिया क्या? समझते ही नहीं है। क्या हुआ? कहीं चला गया क्या माइंड? एक बात सोचो थोड़ा सा, जरूरी होता है यही, इसी तरीके की बातें। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। नेक्स्ट क्लास, अगर इस क्लास में विश्व इतिहास वाले कुछ बच्चे बैठे हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर विश्व इतिहास की क्लास लेंगे तो फिर अपन बात करेंगे। नेट के आपत्ति के क्वेश्चंस बता देना, क्या क्या दिक्कत है। मैंने तो अभी आंसर की देखी नहीं। आ गई क्या आंसर की? मैंने तो ढूंढा था उस दिन, मुझे तो मिली नहीं। वर्ड हिस्ट्री की क्लास के लिए प्रयास करते हैं, आपको मैसेज डाल देंगे थोड़ी देर में।